गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, आज हम लोग जैसा कि सब सारे टीचर लोग एक से एक क्वेश्चन को लेकर के आए और आप लोगों के समक्ष रखे। सारे टीचर्स लोग ये बताते भी चले कि आज हमारा जीएस रीजनिंग उधर सब कुछ को एक एक करके उधर मतलब बताते चले गए। ठीक है, तो हम लोगों को जितनों को दर्शाया गया है यहाँ पे, हम लोग जीएस को भी देखे, मैथ्स को भी देखे और साथ साथ हम लोग रीजनिंग को भी आज देखेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए, हम लोग देखते हैं रीजनिंग के सारे पेपर में। अगर देखा जाए सीयूटी में तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे लिए जैसा दिखाया गया था, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से अगर बात करें तो पेपर वन पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। पेपर वन हमारा जनरल, पेपर टू हमारा लैंग्वेज पेपर, पेपर थ्री हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, जहाँ जिसका फुल फॉर्म तो कहते हैं कॉमन। हमारे लिए कॉमन एंट्रेंस एक ऐसा कंडक्ट किया जाता है कि हमारे लिए चाहे पीजी या एडमिशन के लिए ये एक टारगेट किया जाता है। हर क्वेश्चन का जो नंबर दिया गया है वो सब है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें लिखा गया है कि 0.5% नेगेटिव मार्क। मतलब है कि गलत आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो गलत प्रश्न के उत्तर में आपका नंबर काट भी दी। एक एक क्वेश्चन को देखते हुए, एक एक सारे लोगों को देखते हुए हम लोग देखेंगे और इसे बनाते हुए चले। पेपर आसान होता है तो आसान होता है, तो कुछ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, कुछ तो हम लोगों को आसान तरीके से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, जिसमें से अटेम्प्ट हम लोगों को लेना है 85। ठीक, रीजनिंग के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे लिए ये दिखाएगा। ये क्वेश्चन बात जाए तो ये हमारे लिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहा है। इस ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, कैसे और किस आधार पे करेंगे, कि इसे हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड कहते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड में जैसा लिखा गया है कि पी एंड क्यू आर द टू ब्रदर्स, इसका लैंग्वेज में जरूर गौर करिएगा। ब्रदर्स लिखा गया, इसका मतलब ये बात हुई कि पी और क्यू, इसे हम लोग दर्शाने का जो भी काम करेंगे वो एक फैमिली ट्री के अनुसार करेंगे, और क्यू ये दोनों आपस में एक दूसरे के भाई है। आगे फिर लिखा गया है ए एंड बी आर द टू सिस्टर्स, बट यहाँ पर ए और बी को नहीं बताया गया, इसलिए हम क्या करते हैं, आगे ए और बी को अलग से दर्शा करके चलेंगे कि बहने हैं। पीज सन इज हिज ब्रदर, तो पीज सन का जो बेटा है वो बी का भाई है, तो बी का भाई है। अब वो कौन सा एक हो सकता है, चूंकि भाई अगर बात करें, ये दोनों तो बहनें हैं और ये दोनों आपस में जब बहनें हैं तो इसके भाई की अगर बात करें तो कौन, तो भाई यहाँ पे बताया जाएगा। और यहाँ ऐसे ही इमेजिनरी एक बता करके हम लोग आगे रिलेट करते हैं कि दोनों बहनें के ये भाई है कौन, तो का। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ए। अब देखिए इसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन को, ये दोनों को देख के चलना होता है कि किससे किसका रिलेशन पूछा है। इस रिलेशन में हम लोगों को ए के पास बैठना है और यहां से क्यू को देख करके रिलेशन में बताना होता है। मतलब है कि ए के पास अगर आप खड़े होकर देखते हैं तो क्यू आपके लिए कौन सा रिलेशन में आएगा। तो जैसा पी का बेटा इन दोनों के भाई है, तो ये इनकी बेटी हो गई, ये भी इनकी बेटी हो गई। इनके रिलेशन से ये इनके पिता, और पिता के भाई को हम लोग यहाँ पर चाचा और अंकल कहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट और राइट आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आराम से इससे नंबर हम लोग उठा सकते हैं। देखिए सीयूटी में जैसा नंबर हम लोगों को दर्शाया गया है ना, इस दर्शाने में हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने में, नंबर को इम्पैक्ट करने में, मतलब नंबर उठाने में आपको सबसे ज्यादा मदद जो करेगा वो करेगा रीजनिंग का पोर्शन। एक ऐसा पोर्शन है कि जिससे आप इसको आराम से सॉल्व करते हुए दिखा सकते हैं और दिखा करके इसे नॉर्मली पूरा का पूरा नंबर उठाया जा सकता है। तो हमारे लिए एंट्रेंस टेस्ट में ये नंबर अगर आगे बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फायदेमंद। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन हमारा हो गया, इसको हम लोग कहते हैं मिसिंग कैरेक्टर। ठीक है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, लुप्त स्थान को मतलब सॉरी लुप्त हमारे संख्याओं को खाली जगह पर हमारे लुप्त संख्याओं को इसमें होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है ये लॉजिकल लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक हम बात करते हैं ना, तो हम लोगों को इसमें ना तो किसी तरह का रूल्स फॉलो करना होता है, ना ही किसी तरह का हमारे लिए कोई बताए गए आगे के ज्ञान इसमें साबित करना। बस हम लोगों की जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब है कि एक तर्क संगत के साथ चलते हैं, उसी संख्या को हम लोग यहाँ पर। अब ये बात यहाँ पे होता है
कि हमारे लिए कुछ दो जगह पर दिखाए गए जो नंबर है वो थोड़ा तीसरे वाले से कम होता है। तो जो ज़्यादा नंबर पे होता है उसका रिजल्ट हमें लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों में क्या चर्चा करें कि 84 हो जाए, दोनों में क्या चर्चा करें तो 81 हो जाए, ये क्योंकि ये दोनों संख्या ऊपर वाली संख्याओं से कम है। तो क्या करें कि ऐसा हो जाए, तो एक ऐसा रूल्स में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम 12 को इससे मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके लाना हो तो कैसे लाएंगे। 84 अगर डिवीजन पर दिखते हैं 12 से, तो ये नॉर्मली हमारे 12 से दिखने में आ जाएंगे 7 के बराबर, और 7 जो है वो 14 का आधा होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका आधा करके इससे गुना करके दिखाया गया। अगर ये रूल सही है तो हमारे लिए अगले में भी ये रूल आना चाहिए। तो हमारे लिए 9 से इसका आधा गुना, आधा मतलब 9, 9 नवा 81, हाँ मिल गया। तो इसका आधा होना चाहिए ऐसा जिससे 88 आ जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 88 को डायरेक्टली 11 से डिवाइड कर दे तो इसका आधा वाला जो है पोर्शन आ जाएगा, आधा वाला पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो भी बैठेगा वो इसका दुगना बैठेगा जो आंसर आता है, यानी 8 का दुगना 16। तो इसमें किसी तरह के रूल्स को फॉलो नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको लॉजिकली ही सॉल्व किया जाए। चलिए, उम्मीद रखते हैं कि ये समझ में आया होगा। अगला हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जिसको हम लोग यहाँ टॉपिक वाइज कहते हैं एनालॉजी, सदृश्य का ये टॉपिक होता है। सदृश्य के टॉपिक में ये बताना होता है कि ये जो आपको पैटर्न दिया गया है इस पैटर्न में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। जैसे 4 का संबंध 17 से है, तो उसी तरह से बताइए कि 7 का संबंध हम इसमें क्या रिलेट करके दिखाएंगे। तो 4 का संबंध जो 17 से है उसी से दिखाना है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, लेकिन थोड़ा लॉजिकली देख। जैसे 4 का संबंध 17 से अगर हम दर्शाएंगे तो 4 का संबंध 17 कैसे लेके आ सकते हैं। 17 या तो 17 के करीब, ठीक है, हो सकता है कि उससे आगे बढ़ करके भी हो सकता है कि उससे घट कर। 17 या 17 से करीब में अगर देखा जाए तो इसमें 17 से करीब में एक ही तरीके से हो सकता है कि 4 को अगर हम 4 से अपनी संख्या से वो गुना कर दे तो हमारे लिए 16 आ जाता है, 16 में एक जोड़ तो 17 हो सकता है। कहीं ऐसा तो ये भी तो नहीं हुआ कि 7 को अपने संख्या से गुना कर दे, मतलब 7 से, और एक जोड़ दे, तो ऐसा आना चाहिए। तो ऐसे आने से इसके लिए संख्या जो आएगा वो 50 आएगा। यहाँ गुना 4 जोड़ 1 किया गया, 17 को दर्शाया गया है। तो 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते 50, 49, और उसमें एक जोड़ देंगे तो 50। तो हाँ, एग्जैक्टली आंसर इसमें ऑप्शन में दिख रहा है, जिससे हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारे लिए क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? बोला गया है कि अ क्लॉक वाज सेट करेक्ट एट 7 PM, शाम के 7 बजे एक घड़ी सही कर दी गई। ठीक है? यह घड़ी 15 मिनट प्रति घंटे खो देता है। खो देता है का मतलब स्लो हो जाता है। ठीक है, खो देता है। 2 घंटे बाद घड़ी के घंटे और मिनट के बीच का कोण क्या होगा। 2 घंटे के बाद इन दोनों के बीच का कोण, कोण को दर्शाने के लिए सबसे पहले तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये दिखाने के पहले हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद ये अपने आप को समय। ठीक है, तो 7 बजे अगर किसी घड़ी को हमने सेट किया, ठीक है, सही समय दर्शाने के लिए हमने घड़ी को सेट किया, तो सेट किया तो हम लोग अगर घंटे की सुई को देखेंगे तो ये इस जगह पर, मिनट की सुई को देखेंगे इस जगह पर नजर आएगा, जो 7 बजे ये सही समय पे सेट कर दी। अब यहाँ पर यह बात बोला जा रहा है कि हर घंटे 15 मिनट ये अपने आप को खो देता है। खो देता है मतलब है कि स्लो हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं, स्लो हो जाता है। तो जब ये 8 बजेगा, तो 8 बजेगा तो इसमें कितना घंटे को एग्जैक्टली दिखाएगा ये। तो 8 बजेगा तो ये अपने आप को दिखाने में सही समय जो दिखाएगा वो सही समय कितना होगा, तो वो 15 मिनट स्लो काम करेगा। 15 मिनट स्लो काम करेगा मतलब ये दिखेगा तो 8 जरूर, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो समय होगा हमारे लिए वो होगा 7:45। ठीक है, हर घंटे ये 15-15 मिनट खोते चला जाएगा। जब खोते चला जाएगा इसका मतलब है कि 2 घंटे में ये अपने आप को जो दर्शाएगा वो क्या होते चला जाएगा। तो 2 घंटे में अपने आप को तो करेगा कितना, तो 7 बज के, सॉरी, ठीक है, 7 बज के हमारे लिए 7 2 9, 8 बज के हमारे लिए 45 मिनट। ठीक है, तो 8 बज के 45 मिनट पर आएगा। तो उस जगह पर अगर हम बात करेंगे तो कैसा इसका आंसर आएगा,
15 मिनट अपने आप को खो देता है, यानी कि जब भी समय दिखाएगा 15-15 मिनट हम लोगों को खोते चला जाएगा। ठीक है, और इसी खोते हुए में हम लोगों को दर्शाना है। ठीक है, तो आंसर हम लोगों को एग्जैक्टली देखना है, तो कितना देखना है, तो इस लोग को घंटे और मिनट की सुई को दर्शाते हुए आगे का हम लोग बात करेंगे। तो आगे की बात करेंगे तो घंटे और मिनट की सुई को दर्शाते हुए तो पहले सही समय हम लोगों को ये बात पता हो जाना चाहिए कि अगर 9-2 घंटे की बात हो रही है, इसका मतलब 9 और 15 मिनट खो देता है तो आधा घंटा ये स्लो हो जाएगा, यानी कि ये हमारे लिए आ जाएगा आधा घंटा खो करके कितना 15-15 30 मिनट हो गए, मतलब 8:30 पर 8:30 इसका फाइनल हमारा एग्जैक्ट टाइम दिखाया जाएगा। चूंकि 15 मिनट ये खो देता है, इसको करने से अच्छा है ज्यादा कि हम इसमें 2 जोड़ करके अब 15-15 मिनट 2 घंटे का घटा दें। घटा देने से ये बात पता चल जाएगा कि फाइनल जो हमारे लिए है 8:30 ये कितना कोण पे दिखाएगा। तो देखिए, जब भी हम लोग अगर घड़ी की बात करते हैं ना, क्लॉक की बात करते हैं, तो क्लॉक में हमारे लिए डिग्री को निकालने के लिए एक फॉर्मूला को हम लोग उपयोग कर लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है 30h डिफरेंस 11/2 मिनट का समय। ठीक है, 30h की अगर हम बात करेंगे तो 30 में हमारे लिए कौन सा आ गया, 30 गुना 8 डिफरेंस 11/2 इंटू 30 मिनट। ठीक है, तो 8 या 24, इसकी बात करें तो 240, और डिफरेंस अगर देखेंगे तो जो कटने वाला होता है उसको काट देते हैं, काट करके जो बच गया 165, 15 से अगर हमने 11 को गुना करेंगे तो 165 आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए आंसर होगा। तो डिफरेंस को इसमें घटाने से अच्छा है कि इसमें हम कितना जोड़ दें कि हमारे लिए 240 हो जाए। 5 जोड़ेंगे तो 70, और 7 और 70 और जोड़ देंगे तो उसमें हो जाएगा कितना, 75। तो हमारे लिए आंसर जो एग्जैक्ट आएगा वो होगा 75 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे लिए जब देखा गया आगे का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को जब देखेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग वही कि लुप्त संख्या को ज्ञात करें। मिसिंग कैरेक्टर को हमें डिफाइन करना होता है। मिसिंग कैरेक्टर में इसका कोई लॉजिकल रूल्स नहीं होता, बट इसी तरह से हम लोगों को एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। जब भी देखिएगा कि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या की तरफ इशारा करे, यानी कि चाहे वो तो लंबवत हो सकता है या तो फिर हमारा पंक्ति अनुसार हो सकता है। जैसे अगर कॉलम वाइज देखें तो देखिए सब में नीचे को बड़ी संख्या को दर्शा रहा है, सब में नीचे में बड़ी संख्या को दर्शा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिए ऊपर के बाकी के तीनों में ऐसा हम क्या रूल को फॉलो करें कि ताकि नीचे की संख्या जो है हमारे लिए वो बड़ी संख्या पे आंसर को दिखाते चले। ठीक है, तो जब ऐसा देखेंगे तो कैसे हो सकता है, तो इसमें जोड़ घटाव गुना भाग सभी हम लोग करके दिखाते हैं। तो पहले आते हैं कि हम लोग पहले ये देख ले कि पहला कॉलम में ये अपने आप को क्या दर्शा रहा है। तो आंसर हमारा 32 आना चाहिए। इसमें हम तीनों में क्या तर्क ऐसा संगत काम करे कि हमारे लिए आंसर 32 में। यदि सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं तो हमारे लिए 12 आता है, और 12 से ये कहीं से भी गुना के लायक नहीं होता है। ठीक है, तो इन दोनों में एक काम ये हो सकता है कि अगर हम 6 और 2 को जोड़ दें तो ये 8 आ गया, और 8 गुना 4 करते हैं तो ये हमारे लिए 32 की संख्या दिखाता है। उसी आधार पर अगर हम बात करेंगे कि अगर दूसरी संख्या को देखी जाए जिसमें लिखा गया है 3, 5, 7, और जिसकी आंसर जो है वो 50 दर्शाया गया, ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 10, 10 गुना 5 यानी कि 50। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की संख्याओं को, ऊपर के और नीचे की दोनों संख्याओं को जोड़ करके बीच वाले से गुना किया गया। तो वैसे ही हमारा 12, 8 को जोड़ करके 20, 20 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो आंसर हमारा 200 आएगा। आंसर एग्जैक्ट 200, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन ज्यादातर आपको ऐसे दिए जाते हैं जानबूझ करके कि ताकि आप उलझ जाओ, उलझ करके आप कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को लो करो, लो करके नेगेटिव मार्किंग हमारा जो है 0.25 का, वो आप अपने आप में कंसिडर करते चलो। लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए कम होता है, छोटा क्वेश्चन है, जल्दी बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ हमारे लिए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला। चलिए देखते हैं हम लोग ये चीज कि अ सर्टेन नंबर ऑफ द पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, मतलब एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन दर्शाया गया। सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन क्या दर्शाया गया, देखते हैं कि पंक्ति में एक निश्चित संख्या में व्यक्ति बैठे हैं। चलिए, निश्चित संख्या में एक व्यक्ति बैठे हैं तब तो हम लोग ये कभी भी नहीं बता सकते कि उसमें संख्या क्या दिखाया गया, लेकिन हम लोगों से पूछा ही जा रहा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बताइए आप। तो चलिए, जब तक हम सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट ना कर ले तब तक हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो जैसा देखा गया कि एक पूरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। पंक्ति में एक निश्चित संख्या में व्यक्ति बैठे हैं, उन सभी का मुख्य उत्तर की ओर है। चलिए ठीक है, उत्तर की ओर है तो इसका मतलब ये बात पता चल गया कि सभी का लेफ्ट और राइट यानी बायां और दायां हमारे जैसा होगा। ठीक है, आगे बोला गया कि एस जो है पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान पर है।
तो आप देखे होंगे कि जब भी हम अगर पढ़ाए होंगे सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें स्ट्रेट लाइन पर बात हुई होगी, जिस पंक्ति पर बात हुई होगी, तो हमने हर एक बार ये कहा जरूर है कि हर बार आप जब भी ये बात करें तो निश्चित रूप से वो संख्या या वो स्थान या वो ऐसा पोजीशन को उठाए जो हमारे लिए निश्चित तौर से, निश्चित बोलने का मतलब जिसका डेफिनेट पोजीशन बताए गए हैं। ठीक है, तो एस पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तो ये हमारा एक डेफिनेट पोजीशन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पंक्ति बनाते हैं, उस पंक्ति में एक स्थान, दो स्थान, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये स्थान हम लोग एस के लिए दिखाते हैं। ठीक है, पहले दिखा देते हैं क्योंकि ये निश्चित हमारा स्थान बताया गया है, इसलिए निश्चित स्थान वाले को पहले हम लोग संदर्भित कर देते हैं। आगे फिर ये बताया जा रहा है कि डब्ल्यू किसी एक छोर से चौथा स्थान पर है। तो डब्ल्यू किसी एक छोर से चौथा स्थान पे, तो कह सकते हैं कि हम लोगों को पहला बायां छोर पता है, इसलिए हम लोग पहले बायां छोर को लेकर के चलते हैं। क्योंकि वो किसी एक छोर से बोला गया है, इसका मतलब बायां छोर भी हो सकता है और दायां छोर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी क्या लेकर के चलेंगे? बायां छोर। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमारे लिए निश्चित स्थान बताए गए और इसमें पंक्ति की संख्या कभी नहीं बताई गई, इसलिए हम लोग दायां छोर को तो कभी दिखा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बायां छोर से हम इसके स्थान को निर्धारित कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको बैठाते हैं। आगे फिर बोला गया क्या कि भी डब्ल्यू के बाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ये बात समझ में आ गया कि बाएं छोर पे मतलब भी जो है डब्ल्यू के बाएं छोर, डब्ल्यू का चेहरा अगर हमारे जैसा है तो बायां छोर इधर होगा और छठे स्थान में हम कभी भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि छठा स्थान दिखाएंगे तो एस का स्थान गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे हम लोगों के लिए जो दिखाना हुआ बाएं छोर वो हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया। तो गलत साबित हो गया तो फिर हमें किधर को लेकर के चलना होगा? तो हम लोगों के लिए एक निश्चित थोड़ी है कि बायां छोर ही अपने देख के चलना है। हम लोग क्या कर देते हैं कि डब्ल्यू को ही एक किनारे से दाएं छोर पर, दाएं छोर से केवल और केवल चौथे स्थान पर लेकर के चल। ठीक है, कि मान लेते हैं कि दायां छोर से, क्योंकि एक छोर से बोला गया है, तो एक छोर से जब डब्ल्यू का स्थान बताया गया है तो किसी भी एक छोर से या तो बायां या तो दायां, तो दायां का अंतिम छोर से ही चौथे स्थान पर डब्ल्यू को दर्शाना है। फिर आगे बोला जा रहा है कि डब्ल्यू को हमारे लिए छठे स्थान पे बताया गया। अब बाएं छोर पर बैठा करके, बाएं छोर से चौथे स्थान पे बैठा करके हम छठे स्थान पे नहीं दिखा सकते, तो इसलिए क्या करते हैं कि डब्ल्यू को दायां छोर से बैठाए और उसके बाएं छठे स्थान पे दर्शाना चालू करते हैं। जैसा कि इससे अगर हम छठे की बात करें तो ये तो बात निश्चित हो गई कि एस तक वो छठा स्थान नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब आगे का बात हुआ कि भी बैठ तो जाएगा जरूर बायां, लेकिन वो एस के आगे जाएगा कि भी एस के पीछे आएगा, ये बता पाना हमारे लिए मुश्किल है। तो इसमें एक चीज देखा गया है, लिखा गया है कि एस और भी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। जब दो व्यक्ति बैठे हैं तो इससे संदर्भित करते हुए एक स्थान, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने क्या किया कि भी को बैठाया और इनके बीच में दो लोगों को बैठाया। तो इससे क्या हमारे लिए जो ऑप्शन है वो बनेगा या नहीं बनेगा, ये देख लेते हैं। तो अगर टोटल की संख्या बात करें तो एस बाएं बाएं छोर से 10 पे था, भी जो है डब्ल्यू के दाएं हमारे लिए, सॉरी डब्ल्यू के बाएं हमारे लिए छठा स्थान पे था। तो छठे और 4 को जोड़ करके ये टोटल 10 हो गए, यानी कि 10 10 20 और 2 मिल करके हो गए 22। तो हम लोग सबसे पहले इनके बीच का स्थान जो दर्शाते हैं ना, वो बीच का स्थान दर्शाएंगे क्या? तो इनके बीच में खाली जगह। अब रही बात कि कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप अपने मन से क्यों बना देंगे कि खाली जगह बीच में होनी चाहिए? हो सकता है कि ये दोनों ओवरलैप कर जाए निश्चित रूप से। अगर ओवरलैप करेगा तो हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर मानते हैं कि एस का स्थान यहाँ पर 10 है, तो 10 का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी का स्थान बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में, एस और भी के बीच में दो लोग और ये बाएं छोर पे, डब्ल्यू के बाएं छोर पे छठा है, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया डब्ल्यू और डब्ल्यू का स्थान बताया गया है चौथा, तो चौथा ऐसे बताते हैं। तो इस जगह से आंसर क्या होगा? तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 तक में आके रुक जा रहा है और 16 हमारे यहाँ ऑप्शन में नहीं है। नहीं होने से हम लोगों को यह बताया जा रहा है कि इनके बीच में खाली जगह को दर्शाना है और वो खाली जगह दर्शाते हुए आंसर कितना बताएंगे हम लोग? तो 22 आंसर। ठीक है, तो हम लोग कभी भी ये चीज दोनों तरीके का, रीजनिंग का मतलब ही है कि हम लोगों को न्यूट्रल रह करके दोनों तरीके का सोच रखना हो। ये कभी भी हम लोग नहीं दर्शा सकते कि अपने मन से हम 22 आंसर कर दे। यदि अगर 16 भी आंसर होता तो हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी देते उस खाली जगह के दूरी को बना करके। ठीक है, अगर ये दूरी को बना करके आंसर देते तो आंसर हमारा 22 ही उस समय भी आता। लेकिन अगर दोनों के साथ ऑप्शन दिया रहता कि या तो 16 या तो 22, तो सबसे पहला आंसर होता या तो 16 या
ठीक है, तो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे लिए जो दिखाया गया, ये क्वेश्चन हमारा कहा जाता है कि लेटर नंबर सीरीज पर बेस्ड है। इस सीरीज के आधार पर दोनों को दिखाया गया, क्योंकि इसे हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज पे पढ़ते हैं। तो अल्फाबेट के सीरीज में एक अलग से ही टॉपिक है हमारा सीरीज का। इस सीरीज को हम लोग जिसमें नंबर को और लेटर को रिलेट करके दिखाया जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आसान इस तरह से होता है कि जब भी अगर हमारा लेटर को दिखाया जाए ना, तो लेटर को उसके संख्याओं से दर्शा करके उसको रिलेट करते हैं। सीरीज का मतलब ही होता है कि लगातार परिवर्तन में ये दिखेगा। अब ये लगातार परिवर्तन हमारा कैसा है, किस आधार पर है, इसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेटर के नंबर को सबसे पहले, जैसे इसका पहला लेटर है ना, तो हम लोग इसके पहले लेटर को ही रिलेट करके पहले चलते हैं। उसके बाद बाकी के हमारे लेटर या नंबर को दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पर ए है 1, बी है 2, ई है 5, ये है 10। ये हमने क्या किया, सारे लोगों का नंबर वो संख्या दिया जो अल्फाबेट के ऑर्डर पर दिखाए जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में परिवर्तन दिखाया जाए तो ये कह सकते हैं ना कि 1 से 2 हुआ, इसका मतलब है कि +1 हो गया। 2 से 5 हो गया, इसका मतलब है कि +3 हो गया। 5 से 10 हो गया, इसका मतलब है कि 5 हो गया। तो देखने का तरीका अगर देखें कि कैसे कैसे ये बढ़ रहा है इस लिखने के तरीके से, तो 1, 3, 5 यानी अगला ये जाएगा तो निश्चित रूप से एक हमारा इस तरह से ऑड नंबर पे 7 आएगा। 7 आएगा तो 10 और 7 मिलकर के आ गए क्यू, यानी कि पहला अक्षर इसका क्यू आएगा। अब क्या करिए कि जो जो पहला अक्षर से क्यूब से स्टार्ट है ना, उसी को रहने दीजिए, बाकी बात इन दोनों को काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है, जल्दी भी बनाना है, 4 ऑप्शन में सही बताना भी है। अब इन दोनों को जैसे ही हमने काटा तो देखिए शुरुआत के दौर पर दोनों में लिखा हुआ है क्यू। इस दोनों ऑप्शन से कंपेयर करिए। ये दोनों ऑप्शन में ये और यहाँ डी और ये ई। दोनों संख्या अलग है और आगे का जो आगे का अक्षर है वो भी अलग है। तो दोनों में से किसी एक को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप संख्या को लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। संख्या को अगर लेकर के आगे बढ़े तो एक से देखिए यहाँ 4 हो रहा है, एक से 4 का मतलब हो गया 3 जुट गया। 4 से फिर यहाँ 25 हो गया, तब तो हम लोग जोड़ करके देखेंगे तब तो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगा, ये 21 हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा तो 25 से 100 हो जा रहा है। तो एक चीज़ इसमें और नोटिस करने लायक है कि ये 1 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 25 हो रहा है और ये 100 हो रहा है। इसका मतलब ये है, ये तो सभी स्क्वायर में भी दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 का स्क्वायर हमारे लिए 25 होता है और 10 का स्क्वायर हमारे लिए 100 होता है। 1 से 2 हुआ यानी +1, 2 से 5 हुआ मतलब +3, 5 से 10 हुआ मतलब 5, यानी आगे चलेगा तो 1, 3, 5 और 7, तो ये 17 का स्क्वायर प्रेजेंट करेगा और 17 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 289 होता है। तो आगे की संख्या डी को हम बिना देखे हुए ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हुए सी ऑप्शन नंबर में दिखाया जा सकता है। काफी आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी अगर बनाना है तो हमारे लिए एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का क्वेश्चन जो होता है वो सीरीज के बेस पे क्वेश्चन जो दिखाया जाता है ना, वो ऐसा क्वेश्चन होता है कि जब हम लोग इसको दर्शाते हैं तो एक एक फिगर को एक कड़ी नुमा दर्शाते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ परिवर्तन, यहाँ से यहाँ परिवर्तन, यहाँ से यहाँ का परिवर्तन। ठीक है, तो इस परिवर्तन को संदर्भित करते हुए दर्शाया गया है और ऐसे हम लोगों को देख, जैसे आप देखिए कि यहाँ पर दोनों की बात हुई है, डॉट और 3 लाइन, लेकिन यहाँ से यहाँ जब आ रहे हैं तो 2 लाइन और 3 डॉट। जब यहाँ से यहाँ तक आए तो 2 लाइन बट डॉट जो है वो कम हो गया। यहाँ से आने में एक लाइन कम हुआ, यहाँ से आने में डॉट कम हुआ, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, तो लाइन डॉट लाइन। इसका मतलब है कि अगला जो हमारे लिए जाएगा वो लाइन कम होते चला जाएगा, और लाइन कम होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके लिए जो दिखाया जाएगा वो कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, क्योंकि एक लाइन 2 डॉट रह जाएगा और एक लाइन 2 डॉट हमारे लिए ऑप्शन नंबर के साथ ही दर्शाया गया। ठीक है, तो ये सीरीज का मतलब ही है कि ऐसा सीरीज चलेगा परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ दिखाना ही हमारा इसमें सीरीज का एक पैटर्न का रूल बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में इसको हम लोग कहते हैं, ये एक कोड किया हुआ क्वेश्चन है जिसको कोडिंग डिकोडिंग के नाम से हम लोग, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में जब भी आप दर्शाया गया ना, तो आप ये कोशिश करिएगा कि जो वर्ड इस वर्ड के कोड में दर्शाए जा रहे हैं, जिस वर्ड को कोड में दर्शाए गए हैं, तो उसके कोशिश करिए कि इसके नजदीकी या फिर आमने सामने को रिलेट करके देखें। जैसे हम लोगों को इसके सामने का कोड जो दर्शाया गया है वो है N 2
Z X F, ऐसे करके इसके कोड दर्शाए गए। इसके सामने लिखा गया है इस तरह का कोड। लेकिन कौन सा कोड किस अक्षर के लिए है, ये बता पाना हमारे लिए अभी मुश्किल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके नजदीकी को देख ले। जैसे हम लोगों को पता है कि M का जो कोड है वो नंबर पे 13 आएगा, और N का जो कोड है वो नंबर पे 14 आएगा। का 5 होता है, टी का 7 होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आमने सामने को पहले रिलेट कर ले, क्योंकि हमारा इसका नंबर ना लगभग लगभग सामने में हमारा नजदीकी। तो 13 से 14 अगर हम कहते हैं तो 1 का जो बढ़त हुआ। 5 से 7 का अगर हम कहते हैं तो 2 का बढ़त हुआ। उसी तरह आर के लिए 18 होता है, यू के लिए 21 होता है। 18 में अगर हम 21 को बात करेंगे तो 3 आएगा। टी के लिए 3 होता है, जी के लिए 7 होता है। यदि हम 3 से 7 पे काम करें तो हम लोग जानेंगे कि 4 होगा। ठीक है, तो देखिए पहला बार में 1, दूसरे बार में 2, तीसरे बार में 3, चौथे बार में 4। तो आगे की बात ऐसे ही देखते हैं कि 21 अगर हम 26 से कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए पांचवें बार में 5, आर 18, 18 उसी तरह से 24 में कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए छठे बार में +6, और y जो कि 25, और चूंकि इसे सीरीज के तौर पर देखा गया है तो यानी f जो है यहाँ पर 6 ना देख करके हम लोगों को यहाँ जो दिखेगा वो कैसे दिखेगा। तो f के लिए बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि ABCD से कि अगर a को फिर 27 गिन ले तो b हमारे लिए 28, c हमारे लिए 29, d हमारे लिए 30, e हमारे लिए 31, और f हमारे लिए 32। ठीक है, तो 32 हमारे लिए ऐसे दिखेंगे, यानी कि 26 6 32। 32 के हिसाब से देखेंगे तो हमारे लिए 25 में हम 32 का दोनों का डिफरेंस ले, यानी कि 32 में 25 घटाए तो हमारे लिए आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा +7। तो इसे हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना, +1 +2 +3 +4 +5 +6 करके ऐसे बढ़ना। तो हम लोग इसे ऐसे करके बढ़ाए ताकि क्वेश्चन को हमें एक एक करके ऑप्शन मिलते चला जाए। जैसे देखिए सब में एफ पी दिख रहा है, तो जहां से अलग मिले ना उसी को गौर करिए आप। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू दिख रहा है, यहाँ पर एक्स दिख रहा है, यहाँ डब्ल्यू दिख रहा है, फिर आगे एफ दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो कोशिश करिए कि पहले हम तीसरे वाले को ही टारगेट कर ले, क्योंकि अलग दिख रहा है ये, क्योंकि सब में दो लोग लेटर जो है ना वो बाकी के दो लेटर सेम मिल रहे हैं। या तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे करते कि बाकी सारे ऑप्शन को हम लोग जोड़ते चल जाए। जैसे ई के लिए 5 होता है तो छठा अक्षर जो होगा एफ होगा। इसमें 14 होता है, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो गया, 16वां अक्षर जो होता है वो पी होता है। इसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 23 अक्षर डब्ल्यू हो जाएगा। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1 और 4 मिलकर के 5, और वो 5 अक्षर जो होगा वो ई होगा। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 14 5 19, 19 के बाद बात करेंगे तो एस होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे इसमें तो 6 7 और 6 मिलकर के 13 हो जाएगा। 13 हमारा अक्षर जो होगा एम होगा। 7 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 12 7 19, 19 के बारे में बात करेंगे तो एस, और ई होता है 5। 5 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 8 5 12, सॉरी 8 5 13, 13 में हमारे लिए आंसर जो होगा वो एम होगा। तो एम के लास्ट में अगर देखेंगे तो हमारे लिए 3 ऑप्शन मिल रहा है। सारे को बारी बारी से मिला लेंगे कि एफ पी डब्ल्यू एफ पी डब्ल्यू एफ पी डब्ल्यू, यहाँ पर ई आएगा, ये ऑप्शन खत्म। एफ पी डब्ल्यू, ये ऑप्शन खत्म। एफ पी डब्ल्यू, यहाँ पर ई दिख रहा है, यहाँ पर ई दिख रहा है, यहाँ पर एस दिख रहा है, यहाँ पर एस दिख रहा है। बीच में लास्ट तीसरे पे एम आना चाहिए। एम वाला हमारा जो शब्द है वो हमारा सी। क्योंकि देखिए ऑप्शन से कोशिश करिएगा, इसमें नन ऑफ दीज नहीं है, तो कोशिश करिएगा क्या कि आप बारी बारी से सारे ऑप्शन को रिलेट करें, रिलेट करके आंसर हम लोग बता दें। ठीक है, तो ऑप्शन से ज्यादातर कोशिश करके बनाना है, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं इसलिए क्वेश्चन में टाइम लगेगा। लेकिन आप जब बनाने लगोगे ना तो ऑप्शन को रिलेट करके ही ऑप्शन हम लोग बचा हुआ में रखते हैं, और उसी से हम लोग आंसर डिफाइन करते हैं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन जो दिखाए गए हैं इसको हम लोग कहते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म हमारा जो शब्द है ये तो ग्रीक वर्ड से आया है, और इस शब्द से ही बताया जाता है कि आप डिडक्ट करके न्याय करके क्या बताते हो। ठीक है, डिडक्शन के अगर अनुसार बात करेंगे हम लोग सिलोजिज्म में, तो सिलोजिज्म में डिडक्शन में हम लोग बात करेंगे तो इसे दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका हमारा एक वेन डायग्राम, दूसरा तरीका हम लोग कुछ एक अपने तरीके से हथकंडे अपना लेते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, तो उस तरीके को हम लोग कहते हैं 150। लेकिन वो उसी जगह काम करेगा 150 जिस जगह हमारे लिए पॉसिबिलिटीज ना हो। लेकिन जब जब इसके स्टेटमेंट को देखा तब तो समझ में आया कि चलो ठीक है, इसमें हमारे लिए दोनों काम आएगा। लेकिन इसके कंक्लूजन ही बताते हैं कि आपको 150 से चलना है या फिर
आपको वेन डायग्राम, जिसको एक सर्कल के माध्यम से होते हैं, उससे दर्शाना है। जब इसे बात करेंगे तो जैसा लिखा गया कि सम नेम्स आर द लैंग्वेज, तो नेम्स आर द लैंग्वेज अगर बोला जाए तो ऐसे करके वेन डायग्राम हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। फिर बोला गया नो लैंग्वेज इज अ पोयम, नो लैंग्वेज इज अ पोयम हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एन, एल और पी का जो रिलेशन आया बेसिक डायग्राम, वो हमारे लिए ऐसे बना। अब आगे पूछा गया कि नो पोयम इज अ नेम, तो नो पोयम इज अ नेम, तो ये चीज हमारे लिए जब पॉसिबल डायग्राम को हम लोग बनाते हैं ना, तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा कि ये हो गए लेटर, ये हो गए पोएम, और ये हमारे लिए पूरा का पूरा नेम को शो कर देगा। तब तो इस पॉसिबल डायग्राम में हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। और लिखने का तरीका इसको बोला गया है डेफिनिट तरीका। डेफिनिट का रूल ये होता है, थोड़ा सा यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि डेफिनिट का रूल ये होता है कि अगर आप इस स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं और कंक्लूजन में आपके एक कंक्लूजन दिए गए हैं, तो इस दिए गए कंक्लूजन को आप हर एक डायग्राम में अगर देखते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे लिए कहलाता है कि हाँ भाई, ये चीज जो दिखाया गया है कंक्लूजन, ये कंक्लूजन हमारा डेफिनिट कंक्लूजन। लेकिन यदि अगर ये क्वेश्चन में अगर एक जगह दिखा दूसरी जगह नहीं दिखा, तब ये हमारे लिए डेफिनेट ना कह के हम लोग इसको पॉसिबल कहते हैं। तो देखिए ये दोनों में नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से ये हमारे लिए कंक्लूजन पहला गलत हो गया। दूसरा लिखा गया कि ऑल लैंग्वेजेस आर द नेम इन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी लैंग्वेजेस नेम होने की संभावना है? तो हाँ भाई, सभी के सभी लैंग्वेज जो है ये नेम होने की संभावना है, जिसके कारण से हम लोग सेकेंड वाला को जो देखेंगे वो हमारे लिए आंसर में दर्शाया हुआ मिलेगा कि हाँ भाई ऐसा होना पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला गलत, लेकिन दूसरा जो होगा वो सही हो जाएगा। आगे अब इसी क्वेश्चन पे हम लोग देखें तो हमारे लिए ऑप्शन दिया गया कि पहला जो दिखाया गया वो सही, जो बोला गया दूसरा आप दिखा रहे हैं वो क्या सही है, तीसरा में बोला गया दोनों नहीं सही, चौथा में बोला गया दोनों सही। तो हमारे लिए सही का आंसर जो आया वो आया बी नंबर ऑप्शन, कि केवल और केवल दूसरा इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे हमारे लिए इसी को हिंदी में दर्शाया गया था, हिंदी में दर्शाते हुए आंसर हम लोग निकाल चुके। ये क्वेश्चन जो दिखाया गया है, ये क्वेश्चन बोला गया है कि 52 छात्रों की एक कक्षा में, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम, मतलब ऐसा सोच इसमें आना चाहिए कि ये टिपिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे बोला गया क्या है कि 52 छात्रों की एक कक्षा में अंजलि का रैंक अनीता से 3 गुनी। अब देखिए अंजलि का रैंक जो है अनीता से 3 गुनी, इसका मतलब यह हुआ कि अनीता से 3 गुना, यानी अनीता का जो भी रैंक होगा उसके ठीक 3 गुना रैंक अंजलि का होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां करते क्या है कि थोड़ा सा मैथ्स का रूल हम लोग यहां पर लेकर के आते हैं। मैथ्स के रूल को लेकर के इस तरह से चलते हैं कि अगर मान लेते हैं जो भी तरीका हो, ठीक है, अंजलि का हमें पता नहीं है कि इसका रैंक क्या है, अनीता का रैंक हमें पता नहीं कि इसका रैंक क्या है, तो अनीता को हम लोग क्या करते हैं कि x मान लेते हैं, तो उसी तरह से जो भी रैंक आएगा वो अंजलि के लिए 3x आएगा। ठीक है, अगर एक रैंक पर अनीता है तो 3 रैंक पर अंजलि, उसी तरह से 2 रैंक पर अगर अनीता है तो हमारे लिए 6 रैंक पर अंजलि। लेकिन ऑप्शन को देखते हुए भी हमें काम करना है, सब तरह से वैसे सोच करके नहीं चलेंगे, वैसे चलेंगे तो हम लोग बहुत लंबे तक चले जाएंगे। तो आगे करना क्या है कि आगे का क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं कि ऐसे 4 छात्र हैं जिनकी रैंक अंजलि से भी खराब है। खराब मतलब ये, इस बात को ऐसे समझिए कि पूरे वर्ग में 52 यानी फिर 52 स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट में अंजलि का जो मार्क्स है वो अनीता से 3 गुना मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, अब इस पूरे क्लास में 4 छात्र ऐसे हैं जो फेल कर गए, तो क्या उस 52 छात्र में हम लोग 4 छात्र को फेल वाला को शामिल करेंगे क्या पास वाले में? तो नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो ऐसे क्या करना क्या है इसमें कि आप ऐसे कोशिश करिए कि ये 52 छात्र में टोटल छात्र जो बचे वो कितने छात्र हैं, तो 52 छात्र में बचे टोटल वो 48 छात्र हैं, और इसी 48 छात्र में हम लोगों को अंजलि का रैंक और अनीता का रैंक डिसाइड करना। अब देखिए थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो यहीं से आंसर आप निकाल दीजिए। ठीक है, कैसे निकालिएगा? ऑप्शन को देखिएगा, तो ऑप्शन को देखिएगा तो 19 के गुना अगर 3 करें, तो अगर मान लेते हैं 19 रैंक अगर अनीता का है तो इसके 3 गुना रैंक पर हमारे लिए अंजलि का,
जो कि 48 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा ए कभी भी नहीं हो सकता। बी पे आते हैं, तो बी का हमारे लिए इसका 3 गुना करेंगे तो 30 होगा, तो हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। 18 से करेंगे तो वो भी नहीं होगा, तो देखिए ऑप्शन में हमारे लिए केवल सी और डी ही बचा। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें, तो सॉल्व करके हम लोग ये बता सकते हैं कि इसका रैंक जो है वो कितना आएगा और कैसे दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको दिखाने की अगर बात करेंगे तो कैसे और कैसे दिखाएंगे, तो एक काम कर सकते हैं कि अगर x का रैंक इसको बताया गया है और इसको 3x बताया गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके चलते हैं। ठीक है, कि भाई ये जो रैंक के हिसाब से 3 गुना पे बताया गया, तो 3 गुना के हिसाब से दर्शाया जाए तो कैसे दर्शाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक इस टू में मान लेते हैं। अगर ये 1 है, ये 3 है, तो इसके रैंक के हिसाब से 1 जो दिखाया गया वो 48 रैंक पर दिखाया गया। अगर हम लोग 4 की बात करेंगे तो 12, ऐसे करके रैंक पे हमारे लिए दर्शाया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। जिनकी रैंक अंजलि से खराब है, अंजलि के रैंक के हिसाब से अगर बात करेंगे हम लोग, तो अंजलि के रैंक के हिसाब से अगर बात करते हुए हम लोग चलते हैं, तो आंसर के अकॉर्डिंगली अगर बात करेंगे हम लोग, तो एक्स रैंक अगर अनीता का, तो उसी बेस पर हमारे लिए देखा गया कि 3x जो है वो अंजलि का रैंक। चार स्टूडेंट अगर हम निकाल देते हैं इसमें से, तो 4 स्टूडेंट अगर हम निकालते हैं तो हमारे लिए 48 का रैंक हुआ। और जब अनीता का रैंक हम लोग x माने हैं, 3x माने हैं, तो उसी 3x में ही हमारे लिए काम करना है और 3x के हिसाब से ही काम करते हुए निकालना है। तो देखिए हम लोग अगर x की बात करेंगे तो केवल एक को लेकर के चलना होता है। जैसे देखिए अगर x हम लोग यहाँ पर अनीता को माने हैं और 3x हम लोग किसको मान रहे थे, अंजलि को मान रहे थे, तो टोटल व्यक्ति जो है वो 48 है। 48 की संख्या में हम लोगों को 3x निकालना है। अगर 3x हमारा अंजलि का है उस 48 बच्चों में, तो x का संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो 48 भागा देंगे तो कितना हो गया, 1 9 सॉरी 6 6। ठीक है, तो 6 हुआ, तो ये जो है x का वैल्यू आया। और x का वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात कर ले, तो x का वैल्यू से हम लोग इसको 16 बच्चों में, यानी कि 48 बच्चों में 16 रैंक जो है अनीता का, और 16 गुना 3 यानी कि 48 रैंक पर हम लोगों को बात किया जाएगा, तो वो किसका, तो अंजलि का हो जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग इस तरह से भी प्रूफ कर सकते थे कि 16 का कितने मल्टीपल पे 48 तक आ जाए। तो 48 तक आने की अगर हम बात करेंगे, चूंकि हम मान लेते हैं कि सबसे लास्ट बच्चे हैं 48वां रैंक पर अंजलि का है, तो 16 में अगर 3 गुना पर दर्शा देते हैं तो वो 48 रैंक पर आ जाता है। और यही आंसर हमारा 16 का रैंक यहाँ पर दर्शाते हुए दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए क्वेश्चन हमारे लिए जो है ये हमारा नंबर सीरीज पर क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन किस तरह से, तो देखिए 4 8 28 80 और 244 और आगे का दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कभी भी कोशिश करिएगा कि नंबर सीरीज बनाए ना, तो कोशिश करिए कि इसके नजदीकी वाले से रिलेट करें। जैसे इसको हम लोग एक रफ मान लेते हैं, इसको भी हम लोग एक कंपोजिट नंबर मान लेते हैं कि 8 से कितने गुना पर ये है, तो 8 से 3 गुना पे दिख रहा है। ये कितने गुना पर दिख रहा है, तो हम लोग भी इसको क्या कर लेते हैं कि इसके लगभग लगभग नंबर के बराबर देखेंगे, तो 3 गुना पर 8 तिया 24, इसको भी 3 गुना पर दिखाया जा सकता है क्योंकि ये 2 गुना पर आ रहा है। लेकिन अभी हम लोग 3-3 के सेगमेंट में देख रहे हैं, तो इसको भी 3-3 गुना पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके गुना के हिसाब से देखेंगे तो 8 तिया 24, अगर 80 से अगर हम लोग 3 गुना करेंगे तो 240 का रैंक आता है। 240 का रैंक अगर दिखते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि गुना 3 जोड़ 4 यहाँ पर दर्शाया गया है। उसी तरह से 28 की बात करेंगे तो 28 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 8 तिया 24, 2 6 2 8, 84 रैंक आ रहा है और दिखाया जा रहा है 80। तो हम कह सकते हैं ना कि 3 गुना घटाव 4 किया गया है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 से 28 की अगर बात करें तो गुना 3 जोड़ 4, चलिए इतने ही पे तो पता चल गया कि 4 घटाव 4 घटाव जोड़ दोनों का करते हुए 4 को दर्शाया गया है। अब इसी में भी 3 गुना क्या हमारे लिए घटाव 4 दिखाया गया, तो हम लोगों का 12 आता है। 12 में अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारे लिए आंसर जो आएगा वो 8 आएगा।
तब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पे ये होगा कि अगर ये जोड़ दिखाया गया, इसका मतलब है कि गुना 3 घटाओ 4 यहाँ पर दर्शाया जाएगा। तो 244 को पहले आप 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। उससे फिर आगे की जो बात करेंगे उसमें हम लोग 4 को घटा करके बात करेंगे। 4 को घटा करके मतलब 728 की बात करेंगे। तो 728 है क्या? तो है। 728 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन पे आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए क्वेश्चन ये बताया गया, घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय। क्या दिखाया जा रहा है कि एक दर्पण के माध्यम से, तो याद रखिएगा कोई भी हमारा मिरर इमेज कभी भी हम लोग घड़ी वाले केस में निकालते हैं ना, तो मिरर इमेज को निकालने के लिए आप कोशिश करिए क्या कि इस तरह का चीजों को अपना ले। जैसे हम लोगों को पूरा घड़ी बटा हुआ है 12 घंटे में, तो 12 घंटे को हम दो भाग में बांट दिए, 11 घंटा 60 मिनट, जिसमें मिनट को भी दर्शाया जा रहा है और घंटे को भी दर्शाया जा रहा है। और घटा करके इसमें हमारा गिवन टाइम जो दिया रहेगा उसको हम लोग आंसर में बताते हैं। जैसे देखिए आपका जो भी दिया हुआ समय है ना, उस मिरर इमेज को निकाला जा सकता है घटा करके, चाहे वो रियल इमेज हो चाहे मिरर इमेज निकालना पड़े, ठीक है। तो 11:60 में 7:45, चाहे ये ओरिजिनल समय दिया हुआ हो चाहे मिरर हो, तो आप 11:60 पर ही घटाइए। अब जब घटाते हैं तो हमारे लिए आंसर के हिसाब से 60 में 45 गया तो 15, 11 में 7 गया तो 4, यानी कि 4:15 हमारा सही समय दर्शाया जाएगा, या फिर 4:15 हमारा दर्पण में समय दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो लिखा गया है कि दर्पण के माध्यम से देखी गई घड़ी की छाया 7:45, यानी कि सही समय हो रहा है 4:15। तो आंसर हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारे लिए जैसा देखा गया, तो देखिए इस क्वेश्चन को बोलते हैं कि कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है। इस कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अगर कोई समय जो है 15 जनवरी 2020 का समय जो है वो बताया जा रहा है कि आपका वेडनेसडे था, ठीक है। तो उसी तरह से बताइए कि 31 जनवरी 2020 का समय क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से अपना सकते हैं। एक तरीका होता है कि आप इसका रियल डे निकाल लीजिए। 15 जनवरी 2020 का सही समय क्या था? सही समय मतलब सही दिन। सही दिन क्या था उस दिन आप निकाल लीजिए और उससे आगे पीछे करके देखिए कि बुधवार कब को दर्शाया जा रहा है। लेकिन अगर उसी चीज़ों को आगे चल करके देखा जाए तो 31 जनवरी का भी सही समय यानी सही दिन निकाल लीजिए और उससे जितना दिन आगे पीछे करके बुधवार को दिखाए थे उतने ही दिन आगे पीछे करके इसको भी देते। लेकिन क्योंकि इसमें हम लोग काम क्या करना है, तो काम ये करना है कि हमारे लिए जो समय दर्शाया गया है वो समय ये नहीं है। समय हमारे लिए दर्शाया गया है ये है कि आपका 15 जनवरी दिया गया है और एक जगह दिया गया है 31 दिसंबर। तो ये दोनों के बीच का समय टोटल निकाल लीजिए। समय मतलब दिन निकाल लीजिए। दिन कितना? तो देखिए एक साल में हम लोगों का 352 दिन होता है। 352 दिन ये तब होता है जब हमारे लिए एक जनरल ईयर होता है। बट ये साल हमारा 353 का होगा क्योंकि हमारा ये दिन पे हमारा लीप ईयर आ जाता है और लीप ईयर में हमें पता है कि एक दिन बढ़ा हुआ मिले, ठीक है। तो जब बढ़ा हुआ मिलेगा तो कैसे जाने की लीप ईयर, क्योंकि ये 2020 को अगर हम लोग देखेंगे 4 से भागा दे करके तो ये कंप्लीट अगर कट जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये लीप ईयर। अगर कंप्लीट नहीं कटता है तो हम लोग कहते हैं कि ये लीप ईयर नहीं। तो 352 दिन जो होता है वो जनरल ईयर का, 353 दिन जो होता है वो लीप ईयर का। लीप ईयर में करना क्या होता है कि आपको 15 दिन इसमें से निकल दीजिए, क्योंकि 15 जनवरी तक के बारे में बात हो चुकी है। 15 जनवरी तक के बारे में बात हो चुकी है तो इसमें हमारे लिए 15 दिन अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे लिए बचेगा 338, ठीक है। 338 दिन में अगर आप जो दिखा रहे हैं ये 338 दिन को क्या करिए कि आप 7 से भागा दे दीजिए इसको, एक छोटे छोटे पैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं कि 338 दिन में 7 के पैकेट मतलब है कि एक सप्ताह में इसको बांट दीजिए। सप्ताह में जब इसको बांट देंगे तो सप्ताह में बांटने से कितना हो जाएगा, तो सप्ताह में अगर बांटेंगे तो हमारे लिए इसमें दो चीज मिलेगी, एक मिलेगा इसका कोशेंट और एक मिलेगा इसका रिमाइंडर। हम लोगों को हमेशा याद रखना है शेषफल जिसको रिमाइंडर कहते हैं उसको लेकर के। जैसे 7 तिया 21, 7 तिया 21 अगर यहां तक बात करेंगे तो 7 चौक 28 तक जाएंगे, 28 बाकी के बच गए उसमें 5,
तो जब बाकी के 5 बज गए तो 7 8 56, ये जो आया ना इसको नहीं लेना है, ठीक है। 56 के बाद जो बचा उसको लेकर के चलना है, यानी कि 2। और क्या करिए कि इस 2 को इस बुधवार जो दिन दिया गया उसमें आप जोड़ करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। बुधवार को छोड़ करके जोड़िएगा, जिसको हम कहेंगे बृहस्पति और शुक्रवार। शुक्रवार के हिसाब से आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी दर्शाया जाएगा, और आंसर इसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये कहलाया हमारे लिए एनालॉजी, सदृश्य बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा मीनिंगफुल सदृश्य कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं शाब्दिक अर्थ पर। ये तो जानकारी से ही पता चलेगा। जैसे लिखा गया है कि आई से जुड़ा हुआ है मायोपिया। मायोपिया एक तरह के डिजीज है। उसी तरह से टीथ से जुड़ा हुआ इसमें कौन दिखेगा, तो देखिए, ठीक है, टीथ से जुड़ा हुआ तो कैटरेक्ट नहीं होगा। हाइपरमेट्रोपिया ये भी आई से जुड़ा होता है। ट्रेकोमा भी जो होता है ये भी आई से जुड़ा होता है। बस पायरिया जो होता है वो हमारा आई से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो हमारा आंसर जो है एक ही लाइन में, वन लाइन क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन ये चीज आपको तभी पता चल पाएगा जब आप इस पे थोड़ा सा वर्क करिएगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चनों पर ध्यान से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारे लिए दिखा गया कि एक लड़का अपने घर छोड़ देता है, अपना घर छोड़ देता है। वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। जब वो घर छोड़ता है तो बताया गया कि वो दक्षिण को 5 किलोमीटर चलता है। तो मान लिए कि घर छोड़ करके वो दक्षिण को चला 5 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्शन पर ये क्वेश्चन। फिर पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो देखिए, यहां से जब हम पश्चिम दर्शाएंगे ना तो पश्चिम उधर को ही दर्शाएंगे जिधर ओरिजिनली, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन में कभी भी ऊपर वाले को नॉर्थ, के राइट हैंड साइड में ईस्ट, के राइट में हमारा साउथ, और उसके राइट में वेस्ट। इस तरह से ही डायरेक्शन को शो करना है। ये हमारे लिए बताया गया कि 8 किलोमीटर पे चलता है, ठीक है। और फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर फिर से वो चलता है। तब जब दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर फिर से चलता है तो ऐसे करके वो चल देता है। जब इसे दिखाया गया तो ऐसे करके बनता है डायग्राम। जब ऐसे करके ये डायग्राम बना कि एक घर से निकला बच्चा, वो इतना चला, फिर इधर को चला, और ऐसे करके बना, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताइए कि कितना दूर पर वो चला, क्योंकि अपने घर से वो कितनी दूर पर और किस दिशा में, ये दोनों बात पूछी गई है। तो हम लोगों को ये बात पता है कि ये जो चला ये 5 चला, ये 8 चला, और आगे जब चला तो वो 10 चला। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए, यहाँ ज्योमेट्रिक फिगर का हम लोग सहारा लेते हैं, और यहाँ पर इसके पैरेलल में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर इसके पैरेलल में हमारा एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होता है। जितना ये 5 दिखाया गया हम लोग 5 दर्शाते हैं, जितना ये 8 दर्शाया गया ये 8 दिखाते हैं। अब हम लोग जब इसको लेकर आए तो एक तरह का ट्रायंगल के रूप में बदल दिए, और ट्रायंगल के रूप में बदल करके तब इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस के रूप में लेकर के आ गए, ठीक है। 10 और 5 मिलकर के टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 15 हो गया, और ये 8 हो गया। तो अगर हम ट्रायंगल के बात करें तो h का स्क्वायर निकालते हैं कि h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर, b हमारे लिए 8 का स्क्वायर, फिर हमारे लिए p का स्क्वायर, p हमारे लिए 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जो हो गया वो 64 हो गया, 15 का स्क्वायर जो हो गया वो 225 हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 4 9 8 और 2 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? तो 289 17 का स्क्वायर होता है। हमारे लिए आंसर आ गया 17, लेकिन 17 हमारे पास दो दो जगह है। अब यहाँ पर बोला गया है कि वह अपने घर से किस दिशा में है, तो अपने घर से, तो उसका घर तो यहाँ था, ठीक है, उसका घर यहाँ था, तो यहाँ से वो किस दिशा में, तो यहाँ खड़ा होकर के हमें देखना है कि वो जो लास्ट पोजीशन था वो कौन सा दिशा में दिखाता है। तो लास्ट पोजीशन के लिए हम लोग आठों दिशा को यहाँ मेंशन कर देते हैं। आठों दिशा को मेंशन करके देखेंगे तो ये दिखेगा साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट दिखेगा, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन एग्जैक्ट और राइट ऑप्शन, ठीक है। यहां तक आकर के हम लोगों का जितना भी क्वेश्चन था बहुत आसान आसान क्वेश्चन था। कुछ एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल था, वो था हमारे लिए रैंकिंग से जुड़ा हुआ, एक उसको समझने वाला क्वेश्चन था। एक हमारा क्वेश्चन था जो क्लॉक वाला था, उससे समझने वाला था। समझ के हम लोग आंसर को यहाँ दिखाए और यहाँ पर आकर के अंतिम करते हैं। आई होप, उम्मीद रखते हैं कि सारा हमारा आंसर सही आया। सबको आप लोग अपने अपने से मिला लिए। मिलाने के बाद अगर आप देख रहे हैं तरह से भी आपको कहीं भी कठिनाई महसूस हुआ होगा, उस कठिनाई को वहाँ पर क्लियर करिए। क्लियर करने के बाद आगे इसी तरह के क्वेश्चन से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, और उम्मीद रखते हैं कि सभी प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना पेंट करते हैं। थैंक यू।